हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सल्फास पॉइजनिंग के बारे में, जिसका कंपाउंड होता है एल्युमिनियम फॉस्फाइड। सल्फास पॉइजनिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है अदर पॉइजनिंग से। ये बहुत बचने का चांस जो होता है इसमें बहुत कम होता है। अगर कोई लोग इसे खा लेता है तो इसे बहुत जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर 1 घंटे के अंदर पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो पेशेंट का बचना मुमकिन हो जाता है हद तक। अगर 1 घंटा से ज़्यादा लेट हो जाए तो पेशेंट का बचना थोड़ा-सा मुश्किल रहता है। तो आइए आज हम बात करते हैं सल्फास पॉइज़निंग के बारे में कि इसका मैकेनिज़्म ऑफ टॉक्सिसिटी क्या है, मैनेजमेंट क्या है, डायग्नोसिस क्या है और ट्रीटमेंट क्या है ना? इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सल्फास पॉइज़निंग का जो मैकेनिज़्म है वो हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है। जब कोई इंसान सल्फस की गोली खा लेता है तो हमारे पेट के अंदर चला जाता है और पेट के अंदर होता है डिसॉल्विंग नेचर का HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे भोजन को पचाता है। ये लिक्विड फॉर्म में होता है। जब सल्फास किसी लिक्विड फॉर्म में आता है तो एक बहुत ज़्यादा बवंडर टाइप से फॉस्फिन गैस रिलीज करता है। तो हमारे पेट के अंदर जो है वो फॉस्फिन गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लग जाता है, क्योंकि पानी के संपर्क HCl के संपर्क में आता है, जो लिक्विड फॉर्म में हमारे पेट के अंदर होता है। उसके संपर्क में आते ही एक बहुत बड़ा पैमाने में फॉस्फिन गैस रिलीज करने लग जाता है। और ये जो फॉस्फिन गैस होता है वो प्रोटोप्लाज्मिक एक्शन कराता है। प्रोटोप्लाज्मिक एक्शन का कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सेल होता है उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस, राइबोसोम्स या फिर माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उसको ये डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसके कारण हमारे बॉडी के अंदर मल्टीपल इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं और इस सेल का प्रोटीन सिंथेसिस करा देता है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि किस तरीके से ये इफेक्ट करता है। सबसे पहले सल्फास हम लेते हैं, वो पेट में HCl के साथ मिलके रिएक्ट करके फॉस्फिन गैस बनाता है और ये फॉस्फिन गैस माइटोकॉन्ड्रियल को इफेक्ट करता है। माइटोकॉन्ड्रियल इफेक्ट होने के बाद जो होता है वो हमारा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, उसको इफेक्ट करता है, जिसके कारण हमारा जो ऑक्सीजन है वो मतलब सांस लेने की क्षमता जो होती है ना वो मतलब कम हो जाती है। बार बार जोर जोर से सांस लेने का O2 का जो है इनटेक बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है, जिसके कारण हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, जिसको हाइपोक्सिया कहते हैं। हाइपोक्सिया होने के बाद जो होता है वो हमारा टिश्यू का जो है टिश्यू डेड होने लगता है। जब टिश्यू डेड होने लगेगा तो फिर धीरे धीरे हमारा मल्टीपल ऑर्गन या सिस्टम, जितना भी हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम है या फिर ऑर्गन है, वो फेल्योर होने लग जाता है। तो इसमें अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जान रहे हैं हम लोग। अब जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि पेशेंट हमारे पास आता है तो किस तरीके का सिम्टम्स देखने को मिलेगा। इसमें रेट्रोएक्सटर्नल बर्निंग आएगा, एपीगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट आएगा, रिकरेंट वोमिटिंग और डायरिया होगा, बार बार वोमिटिंग, बार बार डायरिया होता है। इसमें इसका सबसे अच्छा पहचानने का जो तरीका होता है ये कि जब पेशेंट आता है तो उसका माउथ को हल्के से उसके नाक के पास, उसके मुंह के पास जाके और थोड़ा सा सूंघना पड़ता है। उसमें अगर फिशी स्मेल आता है, मछली की तरह, सड़े हुए मछली की तरह स्मेल आता है, तो हम लोग ज़्यादा चांस रखते हैं कि ये सल्फास पॉइजनिंग का पेशेंट है। और इसमें अब अलग अलग तरीके से जानते हैं कि किस चीज़ पे क्या इफेक्ट, किस तरीके से इफेक्ट करता है। और ख़ासकर जो पॉइजनिंग होता है वो कार्डियोजेनिक शॉक कराता है। ये हमारे हार्ट के ऊपर बहुत जल्दी इफेक्ट, गहरा इफेक्ट डालता है। तो कार्डियोजेनिक फीचर के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या हो सकता है हार्ट से रिलेटेड। इसमें आपका एरिथमिया हो सकता है, इसमें आपका हाइपोटेंशन, हाँ पेशेंट जो है हमेशा हाइपोटेंशन में ही आएगा, क्योंकि इसलिए कि पेशेंट का जो है वोमिटिंग और डायरिया, यानी कि बाथरूम उसका होते रहता है, पॉटी हो या फिर पेशाब हो, वो हमेशा निकलते रहता है, जिसके कारण हाइपोटेंशन हो जाता है। ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाने की वजह से वाटर ज़्यादा निकल जाने के कारण हम पेशेंट जो है हाइपोवोल्मिया यानी कि हाइपोटेंशन में चला जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, जिसके कारण पेशेंट शॉक में भी चला जाता है। ट्रैकीकार्डिया होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है और एरिथमिया होता है। ये तो हो गए कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में। इसमें एक चीज़ और है कि इसमें कंजेस्टेड हार्ट फेलियर होने का चांस रहता है, क्योंकि ये मायोकार्डियल डिप्रेशन कराता है। मायोकार्डियल डिप्रेशन इसलिए होता है कि जो कार्डियक आउटपुट होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। इसमें अगर हम ECG कराते हैं तो सबसे पहले तो इस पेशेंट में सबसे पहले ECG ही चेक कर लेना चाहिए गैस्ट्रिक लवास के बाद। अब आते हैं रिस्पिरेटरी
फीचर्स के बारे में। तो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड इसमें आता है कि पेशेंट को कफ बहुत ज़्यादा बन जाता है, डिस्निया हो जाता है, कार्डियक मसल्स वीक हो जाता है, साइनोसिस होता है। अब साइनोसिस इसलिए होता है चूँकि हाइपोक्सिया होता है, सांस लेने की क्षमता मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, बार बार सांस लेने पड़ता है, सही से वो ऑक्सीजन ले नहीं पाता है, जिसके कारण साइनोसिस दिखने लग जाता है बॉडी के अंदर। पल्मोनरी एडिमा होने लगता है। पल्मोनरी एडिमा होता है अप्रॉक्स जब फॉस्फिन डाइजेस्ट हो जाता है लगभग हमारी बॉडी के अंदर, तो 6 से 36 आवर्स में ही ये सिम्टम्स पल्मोनरी एडिमा का दिखता है। अब हम लोग आते हैं मेटाबॉलिक फीचर्स के बारे में कि मेटाबॉलिक के तौर पे किस तरीके से हमारे बॉडी के इफेक्ट करता है। इसमें जो है सबसे पहले जो है ना, ये हमारे बॉडी के अंदर जो मैग्नीशियम होता है उसको ये ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक कैसे करता है? चूँकि जो फॉस्फिन गैस हमारे पेट के अंदर रिलीज हो रहा था, वो फॉस्फिन गैस जो है वो मैग्नीशियम के साथ कंबाइंड हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर मैग्नीशियम हो जाता है कम। अगर मैग्नीशियम हमारे शरीर के अंदर कम हो जाता है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने का चांस रहता है और पेशेंट AKI में भी जा सकता है। एक्यूट किडनी प्रॉब्लम सडनली उसको हो सकता है। तो इसमें जो है वैसे तो अगर हम चेक करना चाहें कि ये मैग्नीशियम हमारे शरीर के अंदर कितना है, तो इसके लिए ABG टेस्ट कराया जाता है। ABG टेस्ट में ये पता चल जाता है कि पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है कि नहीं है। तो इसमें तो अगर हम मिसलेनियस में जाते हैं फीचर्स में कि और क्या हो सकता है, इसमें रीनल फेलियर हो सकता है, इसमें पेरिकार्डियाइटिस हो सकता है, मतलब कार्डियक टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगा। तीसरा लीवर डैमेज हो सकता है। इसमें हाँ, लीवर डैमेज होने का तो इसमें बहुत ज़्यादा चांस रहता है। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से सल्फास पॉइजनिंग को गैस्ट्रिक लवाज करते हैं। तो मैं पहले ही आपको बताया था कि जब सल्फास पानी के संपर्क में आता है, लिक्विड के संपर्क में आता है, तो वो रिएक्ट करता है बहुत ज़्यादा और हमारे पेट के अंदर जो है फॉस्फिन गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाता है, पेट को एकदम से फुला देगा। अगर हम उसको पानी और ज़्यादा उसके साथ हम अगर पानी ले लेते हैं ज़्यादा मात्रा में, तो फॉस्फिन गैस चूँकि जो सल्फास होता है वो लिक्विड के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है और ये हमारे पेट के अंदर रिएक्ट करके फॉस्फिन गैस बनाता है। तो हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि नॉर्मल सलाइन या अदर कोई भी चीज़ से गैस्ट्रिक लवाज नहीं करें। अगर हम नॉर्मल सलाइन या फिर किसी चीज़ से गैस्ट्रिक लवाज करते हैं तो वो हमारे पेट के अंदर और ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा और ज़्यादा फॉस्फिन गैस को बनाएगा, जिसके कारण पेशेंट और शॉक में चला जाएगा और पेशेंट को बचने की चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो ऐसी गलती आप ना करें। सल्फास पॉइजनिंग को नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल वाटर से उसका वॉश ना करें। इसमें सबसे सेफेस्ट है, इसमें पेशेंट का जो बचने का चांस होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसमें आप जो है ले सकते हैं 500 ml नारियल का तेल और सोडियम बाइकार्बोनेट जो 20 ml में आता है, उसको 50 ml 500 ml नारियल तेल में मिला देंगे। 500 ml नारियल तेल अगर नहीं मिलता है तो फिर थोड़ा सा कम 200-250 ml नारियल तेल भी ले लेंगे, उसमें 50 ml सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देंगे। दोनों को मिक्स करके राइस ट्यूब के द्वारा उसको पेट में डाल देंगे। डालने के बाद 20 से 25 मिनट उसको छोड़ देंगे। अब ये जो हमारा नारियल का तेल और सोडियम बाइकार्बोनेट है वो हमारे बॉडी के अंदर 3 इफ़ेक्ट दिखाएगा उस पॉइजन को ख़त्म करने के लिए। फर्स्ट इफ़ेक्ट जो है इसका आएगा, अगर हमारे पेट के अंदर हार्मफुल गैस बन रहा है, यानी कि फॉस्फिन गैस बन रहा है, तो उसके एब्जॉर्प्शन को रोकेगा। मतलब अगर वो एब्जॉर्ब हो रहा होगा ना, मिक्स होके HCl से मिक्स होके फॉस्फिन गैस हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा और वही ब्लड के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में जाएगा, तो ये नारियल तेल और सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल ना बॉडी का मतलब पेट के अंदर जाते ही उसके एब्जॉर्प्शन को रोकेगा। फर्स्ट ये। सेकेंड है कि अगर मान लीजिए जस्ट HCl से मिलके फॉस्फिन रिलीज नहीं हो रहा है तो उसको रिलीज होने से भी रोकेगा। ठीक है। और तीसरा है कि अगर फॉस्फिन गैस जो है जो हार्मफुल गैस है वो हमारे स्टमक में बन रहा है और या फिर आधा प्रोसेस में है, आधा बन गया है, तो उसको पूरा ये ख़त्म करेगा।
अब ये जो है जैसा कि मैंने बताया कि नारियल तेल और 500 ml नारियल तेल और 50 ml सोडियम बाइकार्बोनेट को मिक्स करके राइस ट्यूब के द्वारा पेट में डाल देना है और 20 से 25 मैक्सिमम आधा घंटा उसको वैसे ही डाल के छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद फिर उसको सिरिंज पंप से बाहर खींच लेना है। और इसके बाद जो सेकेंड स्टेप लेना है हम लोगों को वो ये कि जो एक्टिव चारकोल होता है उसको डिज़ोल्व करेंगे। अक्सर तो पानी में डिज़ोल्व होता है, तो कोशिश करेंगे कि हम सल्फस पॉइजनिंग के पेशेंट को पानी में डिज़ोल्व करके किसी चीज़ को ना दें। इसके लिए आप ले सकते हैं सॉर्बिटॉल, जो मार्केट में आसानी से मिल सकता है। सॉर्बिटॉल में एक्टिव चारकोल को मिलाकर राइस ट्यूब के द्वारा उसके स्टमक में एकदम छोड़ देंगे, ताकि उसके स्टमक के लेयर में जितना भी पॉइजन चिपका होगा, जो इसका हार्मफुल गैस हो या किसी भी चीज़ किसी भी तरीके का हार्मफुल पेट के अंदर होगा जो चिपका होगा, वो चारकोल एक्टिवेट उसको ना खुद में संभालेगा और उसके पॉइजनिंग को ख़त्म कर देगा। तीसरा चीज़ ये ध्यान देना है कि पेशेंट अगर ज़्यादा हाइपोक्सिया है तो अगर उसे वेंटिलेशन करना पड़े, ज़्यादा सीरियस पेशेंट है, 1 घंटे के बाद आया है, तो उसमें हम लोग वेंटिलेशन भी दे सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है तो। तीसरा आता है कि जो अब फ्लूइड देने की कि हम पेशेंट को फ्लूइड कितना दे सकते हैं। जो पेशेंट आपके पास 1 घंटे के अंदर आ गया हो उसमें मैक्सिमम 4 to 5 लीटर फ्लूइड को हम IV करेंगे। अगर मान लीजिए पेशेंट 4 घंटा 5 घंटे के बाद आया, उस पेशेंट में हम इतना फ्लूइड को नहीं देंगे, क्योंकि उसका जो हार्ट है कंजेस्टेड हो जाता है उस वक्त तक, क्योंकि लंबा टाइम होता है, पल्मोनरी एडिमा हो रहा था ऑलरेडी उसके चेस्ट में, जो लिक्विड का रिटेंशन बढ़ जाता है। अगर हम उसको और ज़्यादा देंगे फ्लूइड तो पेशेंट शॉक में भी जा सकता है और सडनली रेस्पिरेटरी ट्रैक डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, मतलब उसका फंक्शन भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसलिए हमें इस चीज़ पे ध्यान देना होगा। तीसरा चीज़ ये है कि हम लोग सोडियम इंटरफेनस सोडियम बाइकार्बोनेट दे दिया करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा वोमिटिंग और इतना ज़्यादा डायरिया होता है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाने के कारण उसको हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट का एक इंजेक्शन डाल दें। अगर ज़्यादा आपके पास सुविधा है तो आप इसको नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन नहीं देने के लिए आपको एक AVG टेस्ट कराना पड़ेगा। अगर AVG नॉर्मल होगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तीसरा आता है आइनोट्रोप सपोर्ट। आइनोट्रोप सपोर्ट इसलिए क्योंकि जो ये हमारा सल्फास पॉइजनिंग होता है वो कार्डियोजेनिक इफेक्ट कराता है, यानी कि हमारे हार्ट को इफेक्ट करता है। अगर हमारे ये हार्ट को इफेक्ट करता है तो ज़रूरी है कि हम लोग इसको आइनोट्रोपिक सपोर्ट देंगे, यानी कि हार्ट के लिए ऐसा मेडिसिन देंगे जो हार्ट को एक्टिव करे। अगर हमारा हार्ट एक्टिव हो जाएगा तो ऑलरेडी हमारे शरीर के अंदर जो भी फंक्शन है वो नॉर्मली धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कार्डियोजेनिक सपोर्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं डोपामिन का, नॉरपिनेफ्रेनिन का, और हार्ट ठीक रहेगा तो ऑलरेडी हमारे शरीर जो जहाँ भी स्वेलिंग वगैरह है, चूँकि हार्ट का आउटपुट सही हो जाएगा तो जो स्वेलिंग वगैरह कहीं भी बना हुआ वो ऑलरेडी स्वेलिंग हमारे शरीर से अंदर ख़त्म हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और है, मैंने आपको बताया था कि जो फॉस्फिन है वो मैग्नीशियम सल्फेट के साथ मतलब ब्लॉक हो जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट को पूरा फॉस्फिन जो है अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर जाता है, तो हमारे शरीर के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट की कमी हो जाता है, जिसके कारण AKI हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसको मैनेज करने के लिए हम लोग दे सकते हैं मैग्नीशियम सल्फेट का इंजेक्शन 3 ग्राम स्ट्रेट देंगे और 1 ग्राम 8 आवरली उसको हम देंगे। अब आता है हमारा तीसरा चीज़ की एक चूँकि पेशेंट आया है, सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसलिए उसको एंटीबायोटिक दे देंगे। राइस ट्यूब पेशेंट को लगा हुआ है तो उसको ऑन्डास्ट्रॉन दे देंगे, एनाल्जेसिक दे देंगे पेशेंट अगर पेन फील कर रहा है। और एक हम इसके साथ देते हैं, चूँकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि कोई किसी भी पॉइज़न में ज़्यादातर लीवर भी डैमेज होता है। इस लीवर को बचाने के लिए हम लोग एसिटाइलसिस्टीन का 1 ग्राम इंजेक्शन 100 ml NS में दे देते हैं, ताकि जो लीवर का फंक्शन है वो प्रॉपर हमारा वर्क करे। ऐसे एसिटाइलसिस्टीन देने से पहले आप लीवर LFT करा सकते हैं। अगर LFT नॉर्मल आया है तो उसको देने की ज़रूरत नहीं है।
अगर LFT में SGPT, SGOT, सेरम बिलिरुबिन जो इसका एक्सचेंजेस चेंजिंग मिलेंगे तो हम एसिटाइलसिस्टीन का भी यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ और है कि इसमें चूँकि लीवर अगर इफ़ेक्ट होता है, लीवर इफ़ेक्ट होने के कारण हमारा थ्रोम्बिंग टाइम जो होता है वो कम हो जाता है, यानी कि हमारा ब्लड जो क्लॉट होता है ना, वो क्लॉट होने का मतलब कम हो जाता है, क्लॉट नहीं हो पाता है लीवर इफ़ेक्ट हो जाने के कारण। तो हम जो है इसमें विटामिन के का इंजेक्शन भी देते हैं 10 mg 5 दिन के लिए एक टाइम। और रही तो ये सारा मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट आपके सामने मैं बता दिया हूँ, लेकिन ये प्रोसेस एक अच्छे डॉक्टर की निगरानी में ही करें, खुद से ना करें, एक बेहतर डॉक्टर को चुनें और उनके अंडर रह के ट्रीटमेंट करें। ये खुद से करने के लिए नहीं है, आम लोगों के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कर दें। अगर कोई चीज़ हो जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं मुझे तो कमेंट करें प्लीज़। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।